हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों एनसीईआरटी की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के अध्याय 9 पर आधारित प्रश्नों के विषय में। दोस्तों इस सीरीज में हम बात किया करते हैं एनसीईआरटी के जो हमारी बुक्स है उनके चैप्टर्स में से जो भी प्रश्न हमारे बनते हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, किसी भी स्टेट पीएससी की हो या फिर किसी अध्यापक भर्ती परीक्षा की अपनी बात करें तो सभी स्तरों के लिए और सभी जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा देखें आज का हमारा जो अध्याय है अध्याय 9 जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आपसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, चेर शासकों ने किस लिपि और भाषा का प्रयोग अभिलेखों में किया जो किसी क्षेत्रीय भाषा के सरकारी अभिलेखों में प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो यहाँ हमें बताना है कि चेर शासकों ने कौन सी भाषा लिपि का प्रयोग किया जो सरकारी अभिलेखों में की जाने वाली सबसे पहली क्षेत्रीय भाषा के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करती है। दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? मलयालम है, देवनागरी है, कन्नड़ है या फिर तेलुगु है। दोस्तों सही आंसर क्या है तो देख लीजिएगा, वो है नंबर 1 सही आंसर है मलयालम। वो क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी? वो थी मलयालम। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, 14वीं शताब्दी का प्रमुख ग्रंथ लीला तिलकम। आपको बताना है कि इसका विषय क्या है? राजनीति है, अर्थशास्त्र है, व्याकरण और काव्यशास्त्र है या फिर चिकित्सा है। आपको बताना है 14वीं शताब्दी के प्रमुख ग्रंथ लीला तिलकम का विषय क्या है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3 व्याकरण और काव्यशास्त्र है। कौन सा है दोस्तों? व्याकरण और काव्यशास्त्र है। तीसरे प्रश्न की बात करें, राजा अनंत वर्मन ने पुरी पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया था। आपको ये बताना है कि जो अनंत वर्मन है राजा, वो किस वंश से संबंधित थे? नंद वंश से, गंग वंश से, चेर वंश से या फिर चोल वंश से? कौन से वंश से संबंधित थे? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2 गंग वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे? गंग वंश से। चौथे प्रश्न की बात करें, मणि प्रवालम। मणि प्रवालम क्या है? व्याकरण की पुस्तक है, वास्तु शैली है, चित्रकला शैली है या फिर कोई भाषा शैली है? भाषा लिखने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों क्या है इसमें से सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये एक भाषा शैली के रूप में ली जाती है। पांचवें प्रश्न की बात करें, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, ओडिशा में है या फिर पश्चिमी बंगाल में है? दोस्तों आपको बताना है पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ है। दोस्तों क्या होगा सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 ओडिशा में है। कहाँ पर है दोस्तों? ओडिशा में। छठे प्रश्न की बात करें, किस शासक ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था? आपको बताना है उस शासक का नाम अनंत वर्मन था, राजेंद्र चोल तृतीय था, अनंग भीम तृतीय था या फिर चंद्रवर्मन चेर था? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3 अनंग भीम तृतीय था। क्या था दोस्तों सही आंसर? अनंग भीम तृतीय। सातवें प्रश्न की बात करें, राजस्थान में चारण भाट कौन होते हैं? आपको बताना है प्रमुख शिल्पी हैं, चित्रकार हैं, युद्ध में आगे चलने वाले योद्धा हैं या फिर कहानी काव्य और गीत गाने वाले लोग हुआ करते हैं? दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4 कहानी काव्य और गीत गाने वाले ये लोग हुआ करते हैं। आठवें प्रश्न की बात करें, निम्न में से असत्य है। दोस्तों असत्य क्या है? कथक शब्द कथा से निकला है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथावाचक जाति थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए गए जिन्हें रामलीला कहते थे। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और हमें बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। ये सारे जो कथन है वो कथक से संबंधित है, कथक जो नृत्य शैली है उससे संबंधित है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो दोस्तों असत्य है नंबर 4। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे लेकिन उन्हें हम रामलीला नहीं कहते थे, उन्हें हम कहते थे रासलीला। तो ये थोड़ी सी अलग बात है, ये बात हमारी गलत थी कि उन्हें रामलीला कहते थे।
9वें प्रश्न की बात करें, ब्रिटिश लोगों ने किस क्षेत्र को राजपूताना कहा? पंजाब को, राजस्थान को, गुजरात को और बंगाल को। दोस्तों बड़ा ही आसान प्रश्न है, मुझे नहीं लगता ये किसी का भी गलत होने वाला है, तो आई नो यू नो। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से उत्तरी भारत से जुड़ी नृत्य शैली है, कौन सी है दोस्तों? कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है या फिर भरतनाट्यम है? आपको बताना है उत्तरी भारत से जुड़ी हुई नृत्य शैली कौन सी है, क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, कथक जो है उत्तरी भारत से जुड़ी हुई शैली है। 11वें प्रश्न की बात करें, कथक मुख्यतः किन घरानों में फला फूला? कौन से घरानों में फला? तो जयपुर है, लखनऊ है, भोपाल है या फिर ग्वालियर है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? 1 व 2 दोनों हैं, 1, 2 व 4 हैं, 1 व 3 हैं या फिर सभी हैं? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? इनमें से कथक किन घरानों में फला फूला? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, जयपुर और लखनऊ घरानों में, यानी आंसर नंबर 1 है। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां प्रश्न है असुमेलित है, हमें इनमें से असुमेलित बताना है। दोस्तों 4 हैं, चारों में से यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी उड़ीसा का है, मणिपुर का है। कौन सा है दोस्तों इनमें से असुमेलित? तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3, कुचिपुड़ी जो है उड़ीसा से संबंधित नहीं है, तो फिर किससे है? आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी किससे संबंधित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। 13वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से सत्य कथन है। लघु चित्र छोटे आकार के होते हैं, इन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है, पहला कथन। दूसरा कथन है, सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। ये 2 कथनों में से आपको बताना है क्या पहला सही है, दूसरा सही है, पहला व दोनों सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है? दोस्तों आपको बताना है सही आंसर। तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। 14 यानी 14 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से सत्य है। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित किया करते थे। दूसरा जो फैक्ट है वो है, पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के पहलू चित्रित होते थे। अब आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों कथन सही है या फिर दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आराम से आपने पढ़ लिए होंगे अच्छे से इनको, तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, यानी ये भी कथन सही है और ये कथन भी सही है। अब बसोहली, अगला जो प्रश्न है, बसोहली क्या है? बसोहली क्या है दोस्तों? संगीत की एक शैली है, लघु चित्रकला की शैली है, संगीत पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ है या फिर शिल्प कला है? बसोहली क्या है दोस्तों आपको बताना है। अच्छी तरह से आपने सोच भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, तो आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 2, ये लघु चित्रकला की एक शैली है। 16वें प्रश्न की बात करें, भानुदत्त की चित्रित पुस्तक है बसोहली, चंद्रकांता, रसमंजरी या फिर रागमंजरी? भानुदत्त की चित्रित पुस्तक कौन सी है, क्या है सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 3, रसमंजरी जो है वो भानुदत्त की चित्रित पुस्तक है। 17वें प्रश्न की बात करें, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास हुआ कहाँ पर हुआ? झारखंड में हुआ, पंजाब में हुआ, मध्य भारत में हुआ या फिर हिमाचल में हुआ? आपको बताना है बसोहली जो लघु चित्रकला शैली है वे इसका विकास कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, हिमाचल में हुआ था। 18वें प्रश्न की बात करें, कांगड़ा शैली का संबंध है किससे है? राजपूती चित्रकला से, मुगल कला से, पहाड़ी चित्रकला से या फिर किशनगढ़ शैली से? कांगड़ा जो शैली है उसका संबंध किससे माना गया है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है क्या वो राजपूती चित्रकला है, वो मुगल कला है, पहाड़ी चित्रकला है या फिर किशनगढ़ शैली है? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ये पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। 19वें प्रश्न की बात करें, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और दिल्ली विजय के बाद मुगल जो कलाकार थे वो मैदानी क्षेत्रों में जो समस्याएं आनी थी उनके कारण पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। वहां आश्रयदाता भी उनको तुरंत ही मिल गए और उनके मिलने से किस शैली का विकास हुआ या जिस शैली का विकास हुआ उसका आपको नाम बताना है। राजपूत शैली है, कांगड़ा शैली है, मुगल शैली है या फिर पर्वतीय शैली है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, वो शैली है कांगड़ा शैली। कौन सी शैली है? कांगड़ा शैली।
20वें प्रश्न की बात करें, वर्तमान में बंगाली भाषा किस भाषा से निकली मानी जाती है? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या फिर किसी भी से भी नहीं, ये एक स्वतंत्र भाषा है। क्या है दोस्तों सही आंसर? बंगाली किस भाषा से निकली हुई है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, 21वां हमारा प्रश्न है, आधुनिक बंगाली के विकास में योगदान है। किसका योगदान है? संस्कृत का है, फारसी का है, जनजातीय भाषा का है या फिर यूरोपीय भाषा का है? आपको बताना है सही आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, सही आंसर है 1 व 2 दोनों हैं, 1 व 3 दोनों हैं, 1, 2 व 4 हैं या फिर सारे ही हैं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यानी 1, 2, 3 और 4 इन सभी का योगदान है दोस्तों। तो सही आंसर हमारा हो गया नंबर 4। 22वें प्रश्न की बात करें, मंगल काव्य का संबंध है किससे है? बिहार से है, आसाम से है, बंगाल से है, उत्तर प्रदेश से है, किससे है दोस्तों? मंगल काव्य जो गाए जाते हैं उनका संबंध है किससे है दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 3, मंगल काव्य का जो संबंध है वो बंगाल के साथ में है। 23वें प्रश्न की बात करें, पीर शब्द आपने भी सुना होगा, इसका अर्थ क्या होता है? पीड़ा, आध्यात्मिक जो मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शक कर लीजिएगा दोस्तों इसको, पराया है या फिर धार्मिक गुरु है दोस्तों। जाने ना पीर पराई, अब आप उस हिसाब से इसका उत्तर मत दे देना दोस्तों, फिर अन्यथा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2। पीर का मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक, ये दर्शक है दोस्तों, है ना, तो वो कहलाता है पीर। अगले प्रश्न की बात करें, 24वां, यह मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, ये क्या कहलाता है? कंसेप्ट सजीव कहलाता है, जगत कहलाता है, जीववाद कहलाता है या फिर मानवीकरण कहलाता है? जब ये माना जाए पेड़ पौधे, जड़ वस्तुएं, प्राकृतिक घटना जो भी हैं सभी में जीवन है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ये कंसेप्ट कहलाता है जीववाद। 25वें प्रश्न की बात करें, बंगाल में पीर श्रेणी में शामिल हैं हिंदू देवी देवता, बौद्ध, जीवात्मा या फिर सभी? बंगाल में जो है वो पीर श्रेणी में किसको शामिल किया गया है दोस्तों? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, सभी को शामिल किया गया है। 26वें प्रश्न की बात करें, बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसकी भाषा आपको बतानी है, बंगाली है, संस्कृत है, प्राकृत है या फिर पाली है? बृहद धर्म पुराण की जो भाषा है वो आपको बतानी है कौन सी है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, यानी संस्कृत है। 27वें प्रश्न की बात करें, असुमेलित हैं, आपको इनमें से असुमेलित बताना है। अनंत बर्मन उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी, महोदयपुरम बंगाल और लघु चित्र कांगड़ा। असुमेलित इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 3, महोदयपुरम बंगाल से संबंधित नहीं है, बल्कि ये संबंधित है केरल से। तो दोस्तों ये है हमारा सही आंसर, यानी असुमेलित था, अभी हमने इसको सुमेलित कर दिया है। 28वें प्रश्न की बात करें, मणि प्रवालम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, लेकिन इसका अन्य संकेत अर्थ जो है वो 2 भाषाओं की ओर जाता है। आपको बताना है वे भाषाएं कौन सी? एक संस्कृत है, दूसरी बंगाली है, एक संस्कृत है, दूसरी क्षेत्रीय भाषा है, एक संस्कृत है, दूसरी प्राकृत है या फिर एक संस्कृत है और दूसरी खड़ी बोली है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, एक संस्कृत है और दूसरी क्षेत्रीय भाषा है। 29वें प्रश्न की बात करें, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन हुआ करते थे? सम्राट थे, धनिक वर्ग थे, मंदिरों में कथा सुनाने वाले लोग हुआ करते थे या फिर चित्रकार थे? दोस्तों कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, मंदिरों में कथा सुनाने वाले लोग हुआ करते थे। 30वें प्रश्न की बात करें, जो आज का इसका अंतिम प्रश्न भी है, किसके संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा? बंगाल के नवाब वाजिद अली शाह, शाहजहां, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह या फिर चित्तौड़ के शासक रतन सेन? किसके संरक्षण में देखिएगा कथक जो है वो एक कला बन के उभरा था? आपको बताना है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है
वो है नंबर 3, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय ये आया था दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टेस्ट सीरीज। अगला जो हमारा अध्याय है 10वां अध्याय वो है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। अगला अध्याय कौन सा है? 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, जिसके विषय में हम अगली क्लास में बात करेंगे, अगले टेस्ट में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको रोजाना यहाँ पर मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।